संसद का मॉनसून सत्र आज समाप्त हो गया और लोकसभा सचिवालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार इस सत्र में सिर्फ 45% कामकाज ही हो सका। सिर्फ 45%। जरा सोचिए, किसी छात्र के इतने नंबर आते तो उसे 3rd डिवीजन पास कहा जाता। यानी इस मॉनसून सत्र में हमारे नेता भी बस पासिंग मार्क्स ही ला सके हैं और वो बस फेल होते होते बच गए, क्योंकि इस बार मॉनसून सत्र में कामकाज से ज्यादा हंगामा हुआ है और इस हंगामे की वजह थी मणिपुर और मणिपुर में जारी हिंसा। 20 जुलाई को मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी, लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले यानी 19 जुलाई को मणिपुर से महिलाओं के साथ बदसलूकी की कुछ ऐसी विभत्स तस्वीरें सामने आईं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। विपक्ष पहले से ही मणिपुर पर सरकार को घेर रहा था, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद उसके प्रहार और आक्रामक हो गए और उसने प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर के मुद्दे पर जवाब देने की मांग शुरू कर दी। विपक्ष की यह मांग पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ले आई। 3 दिन तक विपक्ष के इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा हुई, लेकिन जब कल प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा का जवाब देना शुरू किया तो विपक्ष ने उनका जवाब सुना ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के मणिपुर मुद्दे पर जवाब देने से पहले ही विपक्ष वॉकआउट कर गया। यानी पहले तो पूरे सेशन में सिर्फ इसलिए हंगामा हुआ कि पीएम सदन में आए और मणिपुर पर कुछ बोले, लेकिन जब पीएम बोलने पहुंचे तो विपक्ष ने पूरा भाषण सुना ही नहीं। हालांकि उन्होंने टीवी पर उनका यह भाषण जरूर सुना होगा, इसीलिए आज सत्र समाप्त होने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और प्रधानमंत्री मोदी के सदन में दिए गए जवाब पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी मणिपुर को बचाना नहीं, जलाना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा, पहले यह सुन लेते हैं। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है। 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। राहुल गांधी पर सदन के अंदर भारत माता को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उस शब्द को कार्रवाई से हटा दिया गया। अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कुछ वैसे ही आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी हंस हंस कर बोल रहे थे और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। प्रधानमंत्री को यह पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। छोड़िए, नहीं जाना चाहते हैं, उसके भी कारण हैं, शायद मैं बता नहीं सकता हूं आपको, उसके कारण हैं, मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर प्रहार किए तो सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, आपको यह भी जरूर सुनना चाहिए। श्रीमान राहुल गांधी जी का लॉन्च एक बार फिर फेल और फ्लॉप हो गया। जब वो सदन में कुछ नहीं बोल पाए तो सड़क पर आकर वही गाली दोबारा निकालने का प्रयास किया। कोई भारत माता का सपूत अपनी मां के टुकड़े टुकड़े की बात सोच सकता है? भारत माता की हत्या की बात सोच सकता है? ये वही सोच सकते हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हों, मध्य रात्रि उनका समर्थन करते हों और बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग को अपनी पार्टी में शामिल करवाते हों और अब उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देते हों। मणिपुर और महिलाओं की इनको चिंता नहीं, मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चिंता है। यानी मॉनसून सत्र भले ही समाप्त हो चुका हो, लेकिन मणिपुर के नाम पर जारी सियासत अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मणिपुर पर विपक्ष के अपने सवाल हैं और सरकार की अपनी दलीलें हैं।
लेकिन इस सियासत से दूर आज हम आपको मणिपुर की एक ऐसी कड़वी सच्चाई दिखाने वाले हैं जिसे आप इस जातीय हिंसा की सबसे बड़ी वजह कह सकते हैं। वैसे तो मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले को इस हिंसा की वजह बताया जा रहा है। खुद होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में अपने बयान के दौरान यह बात मानी थी। लेकिन मणिपुर में आज जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे एक और बड़ी वजह है, और वो वजह है अफीम और ड्रग्स का मायाजाल। इसीलिए आज डीएनए में ड्रग्स के इस मायाजाल को डिकोड करेंगे। मणिपुर का कुल एरिया करीब 22,327 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें भी 20,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में सिर्फ पहाड़ हैं। यानी मणिपुर के कुल एरिया का 90% से भी ज्यादा हिस्सा पहाड़ और जंगलों से ढका है। इन पहाड़ों के नीचे छिपी बहुमूल्य खनिज संपदा की वजह से ही मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया यानी भारत का गहना कहा जाता है। लेकिन अब ये खूबसूरत पहाड़ गोलियों और बमों के धमाकों से गूंज रहे हैं, जबकि जंगल लालच की आग में जलकर राख होते जा रहे हैं। दरअसल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मणिपुर का अपना एक प्राचीन और समृद्ध इतिहास है। वर्ष 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो मणिपुर की सत्ता महाराज बोधचंद्र के पास आ गई। 21 सितंबर वर्ष 1949 को महाराज बोधचंद ने भारत सरकार के साथ विलय कर लिया, जिसके बाद 15 अक्टूबर 1949 से मणिपुर भारत का हिस्सा बन गया। हालांकि मणिपुर में जातीय हिंसा का भी इतिहास इससे भी पुराना है और मणिपुर में कई बार मेतई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा हो चुकी है। हालांकि इस बार हिंसा की वजह मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले को बताया जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार इस हिंसा की एक और वजह है, और वो वजह है नार्को टेररिज्म। आज हम मणिपुर और नार्को टेररिज्म के इसी कनेक्शन का डीएनए टेस्ट करेंगे। एक वक्त था जब मणिपुर की इन पहाड़ियों में दुनिया की सबसे बेहतरीन लकड़ी मिला करती थी। मणिपुर की पहाड़ियों में मिलने वाली बर्मा टीक वुड नाम की इस लकड़ी को दुनिया की सबसे अच्छी इमारती लकड़ी माना जाता है। इस लकड़ी का इस्तेमाल अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर बनाने के लिए होता है। लेकिन अब मणिपुर के पहाड़ों में बर्मा टीक वुड के पेड़ नहीं, अफीम के पौधे नजर आते हैं। दरअसल ज्यादा कमाई के लालच में लोगों ने जंगल काट कर साफ कर दिए और वहां अफीम की अवैध खेती शुरू कर दी। आज मणिपुर के रिमोट एरियाज में मौजूद ये पहाड़ ड्रग्स के काले कारोबार का सेंटर पॉइंट बन चुके हैं। और इसे समझाने के लिए हमें आपको कुछ तस्वीरें दिखानी होंगी। अब आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इन पहाड़ों में आपको गिने चुने पेड़ ही नजर आएंगे, क्योंकि लोगों ने जंगल साफ कर उन्हें खेतों में बदल दिया और अब वहां सिर्फ और सिर्फ अफीम की खेती होती है। और आपको जो ये छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं, ये अफीम के पौधे हैं। उस अफीम के जिसने मणिपुर को भारत के गहने की जगह सी ऑफ पॉपीज में बदल दिया है। आज मणिपुर में ड्रग्स तस्करों का इंटरनेशनल नेटवर्क सक्रिय है। ये तस्कर मणिपुर के इन पहाड़ी इलाकों से अफीम खरीदकर उससे हीरोइन और ब्राउन शुगर जैसे ड्रग्स बनाते हैं और फिर उन्हें म्यांमार के रास्ते लाओस होते हुए दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचा देते हैं। जानकारों के अनुसार यह पूरा कारोबार कई हजार करोड़ रुपए का है और इससे होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा भारत में आतंकवाद और अशांति फैलाने के लिए हो रहा है। इसे ही नार्को टेररिज्म कहते हैं। और जब एन बीरेन सिंह की सरकार ने इस काले कारोबार पर रोक लगाने की कोशिश की तो अफीम की खेती और इससे जुड़ा पूरा नेटवर्क विरोध में खड़ा हो गया। अब हम आपको नार्को टेररिज्म का गढ़ बनते जा रहे मणिपुर से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसे देखकर आप अफीम की अवैध खेती और मणिपुर में भड़की हिंसा के कनेक्शन को ठीक से समझ सकेंगे।
खूबसूरत वादियों के बीच मुस्कुराते इठलाते रंग बिरंगे फूल। मणिपुर के पहाड़ों में दूर दूर तक बिखरे ये फूल आपको वैली ऑफ फ्लावर की याद दिला सकते हैं। लेकिन ये फूल और ये तस्वीरें देखने में जितनी खूबसूरत हैं, इनकी असलियत उतनी ही स्याह, उतनी ही खौफनाक है। दरअसल ये वैली ऑफ फ्लावर नहीं, मणिपुर का सी ऑफ पॉपीज है। और ये फूल ऐसे वैसे फूल नहीं, अफीम के फूल हैं। उस अफीम के फूल जिसने मणिपुर को नार्को टेरर के सेंटर पॉइंट में तब्दील कर दिया है। जंगल काट कर बनाए गए इन खेतों में सिर्फ अफीम ही नहीं, भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें भी बोई जाती हैं। और आज मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, उसमें इसी कारोबार से कमाए गए पैसों के इस्तेमाल की आशंका भी है। मणिपुर का जो क्लासेस है 90 डेज हो गया। इस 90 डेज में एक मिलिटेंट ग्रुप बहुत सोफिस्टिकेटेड हथियार इस्तेमाल कर रहा है, लेथॉट बॉम्ब, ग्रेनेड लॉन्चर्स, क्या क्या। इनका इतना 90 दिन कैसे सस्टेन हो रहा है, इनका रिप्लेनिशमेंट कैसे हो रहा है, इनको फंडिंग कहाँ से आ रहा है, क्योंकि 90 दिन लड़ने के लिए खूब सारे लॉजिस्टिक चाहिए, खूब सारे एमुनेशन चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। और ये फायरिंग सिर्फ एक दिन नहीं, आपने देखा होगा कि तकरीबन हर रोज़ कहीं ना कहीं फायरिंग होता है। अगर इस रेट में अगर आप एमुनेशन एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह कैलकुलेट करेगा तो इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा है। सवाल है कि इसका फंडिंग कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो इसलिए नार्को टेररिज्म जो है वो नहीं चाहता है कि मणिपुर में जो पॉपी प्लांटेशन है वो बंद करें। मणिपुर पुलिस के नारकोटिक्स एंड अफेयर्स बॉर्डर विभाग के अनुसार मणिपुर में हर वर्ष कई हजार करोड़ की अफीम की खेती होती है। ये खेती जंगल की आड़ में पहाड़ों में होती है और दूर दराज के इलाकों में हो रही अफीम की खेती को नष्ट करना आसान नहीं है। मणिपुर हिंसा के दौरान बार बार नार्को टेररिज्म का जिक्र हो रहा है। आखिर क्या है ये नार्को टेररिज्म? जब ड्रग्स और नार्कोटिक्स से कमाया हुआ पैसा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे नार्को टेररिज्म कहा जाता है। पुलिस सूत्र की माने तो मणिपुर को आतंकवादी पैसे बनाने के खेत की तरह इस्तेमाल कर रहा था, जिसे बंद करने के लिए ऑल आउट ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ड्रग तस्कर अफीम की खेती करने वालों को मोटी रकम देते हैं और ये लोग पैसों के लालच में जंगल काट कर अफीम उगा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो जो कर रहे हैं वो गलत ही नहीं, गैर कानूनी भी है। सूत्रों के अनुसार ड्रग्स तस्करों ने इसके लिए बाकायदा रेट फिक्स कर रखे हैं। 1 एकड़ जमीन में करीब 10 किलो अफीम की खेती होती है। 1 किलो अफीम की कीमत करीब 70,000 रुपए होती है। इस लिहाज से हर 1 एकड़ जमीन पर हर वर्ष लगभग 7 लाख रुपए की अफीम की खेती होती है। यानी हर 3 एकड़ जमीन पर लगभग 21 लाख रुपए की अफीम पैदा होती है। अफीम की खेती की परमिशन देने के लिए गांव के मुखिया को हर 3 एकड़ जमीन के लिए 50,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। इसके अलावा उसे पैदा हुई अफीम का एक हिस्सा भी कमीशन के तौर पर दिया जाता है। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में स्थित गांवों के पास करीब 1000 एकड़ की जमीन होती है। आज इसमें से 400 से 500 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती की जा रही है और इस लिहाज से अफीम की खेती करवाने के लिए विलेज चीफ यानी गांव प्रधान को बैठे बिठाए ही प्रति वर्ष 50 से 60 लाख रुपए मिल जाते हैं। सूत्रों के अनुसार गांव के मुखिया को अफीम की खेती से जो पैसा मिलता है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा वहां सक्रिय उग्रवादी गुट ले लेते हैं और बाद में इसी रकम से ये उग्रवादी और आतंकी संगठन भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। अगर मैं 10 साल पहले का सैटेलाइट इमेजरी और 20 साल पहले का सैटेलाइट इमेजरी देखेगा, आप खुद ही देखिएगा कि पहाड़ के पहाड़ नंगा हो गया। इसके अलावा पॉपी कल्टीवेशन के लिए एक केमिकल इस्तेमाल होता है जिससे सॉइल इरोजन होता है, जिसके कारण अभी मणिपुर में
कितना गर्मी बढ़ गया। मणिपुर वॉज इन वन टाइम नो फैन स्टेशन, बहुत कम लोगों के पास एसी होती थी। अभी हर घर में एसी लगाना पड़ रहा है, इतना क्लाइमेट चेंज है। अगर ये जारी रहेगा तो ये इट विल बिकम लाइक ए डेजर्ट बन जाएगा। सरकारी सर्वे के अनुसार अफीम की सबसे ज्यादा खेती कुकी बहुल चुराचांदपुर में होती है। इसके बाद कनपोकपी, टेंगनोपाल, चांदेल और उखरूल जैसे जिलों में अफीम की खेती होती है। और जब पुलिस ने इस अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा तो अफीम के नेटवर्क से जुड़े कुकी समुदाय के लोग इससे नाराज हो गए। मणिपुर सरकार का दावा है कि सीमा पार से घुसपैठी भारत में आकर मणिपुर के स्थानीय लोगों को गलत समझाकर अफीम की खेती और ड्रग्स का बिजनेस करने में मजबूर कर रहा है। जानकारों का कहना है कि सरकार के इस ड्रग्स के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन भी मणिपुर हिंसा का और एक अहम कारण हो सकता है। कैमरामैन अल्पन बोरा के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, मणिपुर। सूत्रों के अनुसार भारत विरोधी ताकतों ने भारत के खिलाफ नार्को वॉर छेड़ रखा है। कश्मीर और पंजाब में सख्ती बढ़ने के बाद अब मणिपुर उनके लिए हॉटस्पॉट बन गया है। सूत्रों के अनुसार मणिपुर में हर वर्ष करीब 50,000 किलोग्राम अफीम पैदा होती है, यानी मणिपुर के पहाड़ों में हर साल 3.5 से 4,000 करोड़ रुपए की अफीम पैदा होती है। और आखिरकार बाद में यह पैसा घूम फिरकर भारत विरोधी संगठनों के पास पहुंच जाता है। भारत विरोधी ताकतों का एक प्लान यह भी है कि वो भारत की युवा पीढ़ी को नशे की लत लगाकर उसे खोखला कर दे, और ये इसके लिए नेटवर्क भारत म्यांमार की बिना फेंसिंग वाले ओपन बॉर्डर और फ्री मूवमेंट रेजिम का फायदा उठा रहे हैं। म्यांमार का चिन प्रांत मणिपुर से बिल्कुल सटा हुआ है और यूनाइटेड नेशन समेत कई संस्थाओं के अनुसार यह चिन प्रांत ड्रग तस्करी के गोल्डन ट्रायंगल में आता है, यानी वो जगह जिसे आप ड्रग तस्करी का सबसे बड़ा रूट कह सकते हैं। सरकार के अनुसार इसी चिन प्रांत से घुसपैठिए मणिपुर में घुसते हैं। एक जैसी भाषा और पहचान होने की वजह से वो आसानी से यहां घुल मिल जाते हैं। जो आदमी म्यांमार में है, जो प्रोसिक्यूट हो रहा है, जो भाग रहा है, आप देखिए, अगर वो हमारा इंडिया में आता है, चाहे मिजोरम में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो आते ही उसको पहले तो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा, उसको नौकरी मिलने में आसान हो जाएगा। अगर उसने, क्योंकि हमारा यहाँ पर आधार बनाने में उतना आसान नहीं है, उतना तकलीफ नहीं है, तो आधार बना करके वो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस ले करके वो नौकरी मिल जाएगा। तब तक वो पॉपी कल्टीवेशन में काम मिल सकता है, क्योंकि उसमें काफ़ी हाई पेइंग है। इसके अलावा एक और है कि अभी मणिपुर में और मिजोरम में आने में उनको आसान है, क्योंकि उनका एथनिक, उनका जात और म्यांमार में जो है उनका जात में तकरीबन बराबर है। दोनों चिन ग्रुप का, जाओ ग्रुप का ट्राइब है, इसलिए उनको मणिपुर में खास करके ओरिजिनल जाओ ग्रुप का लोग है, वो सोचता है कि हमारा आबादी बढ़ने से हमारा ताकत बढ़ जाएगा। इट इज़ ए फॉल्स इम्प्रेशन, तो इसलिए उनको आने में मदद कर देता है। हालांकि पुलिस की तरफ से इस खेती को रोकने के लिए और नष्ट करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 से 2016 तक, जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान 1889 एकड़ जमीन में अफीम और 66 एकड़ जमीन की गांजे की खेती नष्ट की गई थी। बीजेपी सरकार आने के बाद पहले 5 वर्षों में 18,664 से ज्यादा एकड़ अफीम की खेती नष्ट की गई, यानी कांग्रेस सरकार के मुकाबले करीब 10 गुना ज्यादा। इन 5 वर्षों में सबसे ज्यादा कार्रवाई कुकी बहुल जिलों में हुई, जहां चूराचांदपुर में 4,397 एकड़ और कानपोकपी में 2,700 एकड़ जमीन पर मौजूद अफीम की फसल नष्ट की गई। और जानकारों के अनुसार जब अफीम के अवैध कारोबार पर सख्ती की गई तो पहाड़ी इलाकों में रहने वाला कुकी समुदाय इससे भड़क गया, और मणिपुर की ताजा हिंसा के पीछे ये नाराजगी भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। Zee News.